हेलो बच्चों। तो बिना किसी फालतू बात के हम सीधा सीधा एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूज करता है, बड़ा ही परेशान करता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक, तो पहले बहुत ही बेसिक से एडवांस तक हम लोग जाएंगे और बहुत ही कम ड्यूरेशन में इस पूरे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने कोई भी यहाँ पर एक सरफेस लिया और इस सरफेस पे अगर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर ये सरफेस रफ सरफेस है, मतलब यहाँ पे कुछ ग्रिप्स बने हुए हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मूव कराना आसान नहीं होगा। तो जब इसको हम मूव कराएंगे तो बिल्कुल ये समझ सकते हो बहुत ही आसानी से कि पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इस ऑब्जेक्ट का मास होगा या इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ से हमने फोर्स डिनोट किया है, इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या है? ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, रोल में तब आता है जब ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स रोल में नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका काम ही यही है कि ये कहीं ना कहीं अपोज करता है। ठीक है, किसका अपोज करता है? ये अपोज करता है, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। कि जब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला होता है, ठीक है, तो ये फोर्स उसका अपोज करता है। बात समझ में आ गई? तो इस फोर्स के लगने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सरफेस तो रफ होना चाहिए, क्योंकि अगर रफ नहीं है तो वहां पे ग्रिप्स नहीं होंगे। अगर ग्रिप्स नहीं होंगे तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है किस पे काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स दो फैक्टर पे काम करता है। एक, यहाँ पे जो वेट है या मास है या जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड होता है। और दूसरा, ये डिपेंड करता है सरफेस के रफनेस पे। ठीक, कि रफ जो सरफेस हो कितना ज्यादा रफ है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यह एक तरह से कांटेक्ट फोर्स भी है। ठीक है, कि अगर सर कांटेक्ट ना हो तो ये फोर्स नहीं लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। इसकी डिपेंडेंसी दो चीजों पे है। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला आता है वो फार्मूला आता है म्यू एन। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज हमें समझना है कि जो स्मॉल एफ है ये क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स है। और यहाँ पे ये जो हमने म्यू राइट किया है, म्यू क्या चीज है? इसी म्यू को हम लोग, ठीक है, इसी म्यू को हम लोग डिग्री ऑफ रफनेस के नाम से जानते हैं, डिग्री ऑफ रफनेस। ठीक, और इसी को, इसी डिग्री ऑफ रफनेस को हम लोग कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक, और ये बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है, एक आता है इसमें हम लोग उसको बोलते हैं म्यू एस और दूसरा होता है म्यू के। एक टाइप का और होता है लेकिन वो रोटेशन में आएगा, तो अभी हमें बस ये दो टाइप का ही पढ़ना है। जो म्यू एस होता है ना, म्यू एस तब एक्टिव रहता है जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और हमारा फोर्स इतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है कि ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो पाए, तब भी कुछ फ्रिक्शन लगता है ना। कुछ क्या, जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो उस टाइम पे जो कोफिशिएंट काम करता है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है इसको म्यू के से डिनोट करते हैं और इसको भी हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन कैसा कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और दोनों में एक चीज हमें और समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो म्यू एस होता है वो म्यू के से ग्रेटर रहता है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है म्यूएस। इसका मतलब सबने एक चीज देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं
ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन जब वो एक बार चलना स्टार्ट कर देता है तो उसके कंटिन्यूटी को बनाए रखना बड़ा ही आसान होता है। इसका ये मतलब हुआ कि टू इनिशिएट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड मोर एनर्जी, बट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ मोशन वी नीड लेस एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज वहां से क्लियर हो रही होगी कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू कम होता है। आई होप इतनी बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इस म्यू के बारे में थोड़ी सी और बातों को समझते हैं। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने कहा कि म्यू के बारे में हमें कुछ बेसिक चीजें और समझनी है। तो ये जो म्यू है, अगर यहाँ से हम म्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बताओ म्यू कितना आएगा। म्यू यहाँ पे आएगा F/n। ठीक, अब ये जो ऊपर F लिखा हुआ है ये कौन सा फोर्स है, इसी को तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो F है ये फ्रिक्शन फोर्स है, और जो नीचे N लिखा हुआ है इस N को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तो फोर्स है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। तो इस म्यू का जो यूनिट होगा, या ये म्यू जो है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये यूनिट लेस होगा, और यूनिट लेस के साथ साथ ये डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, और इस ये हमने भी ये भी बता दिया कि कितने टाइप्स का है, ये टू टाइप्स का है। एक म्यूएस है और दूसरा क्या है, म्यूके है। ठीक, एक बात इसके बारे में और हम समझ लेते हैं कि जो म्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना ये हमेशा 1 से लेस होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो म्यू जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली ये कह सकते हो कि मोस्टली जो म्यू है ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेकिन कुछ सरफेसेस के लिए, बट फॉर सम सरफेसेस, ठीक है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, ठीक, और वो एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कॉपर एंड कॉपर हो, कॉपर एंड कॉपर, तो ऐसे सरफेस के लिए अगर कॉपर पे कॉपर रखा हो तो ऐसे सरफेस के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है ये होता है 1.6। इसका मतलब म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर म्यू से क्या समझ सकते हैं, म्यू से ये समझ सकते हैं कि जो सरफेस है वो कितना रफ है, उसकी रफनेस कितनी है। ये बताता क्या है, ये डिग्री ऑफ रफनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम रख दें, ठीक, और इस सरफेस के लिए हम बता दें, यहाँ पे राइट कर दें कि म्यू जो है वो 0 है। तो अगर किसी सरफेस के लिए म्यू 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, एक ब्लॉक ऐसे रखा हो एक सरफेस पे, और इस सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो कि म्यू जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि ये जो सरफेस है ये सरफेस रफ सरफेस है, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी फ्रिक्शन के बारे में, कुछ थियरीज थी जो हमने बता दिया। अब मान लो अगर थियरीज में कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी जब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन लेते हैं और वहां से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लें। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक और पॉइंट यहाँ पे बताना बाकी रह गया है। ठीक है, वो पॉइंट ये है कि ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये जो फ्रिक्शन होता है अभी हमने बताया, तो ये फ्रिक्शन 3 तरीके से होता है, मतलब इस 3 कैटेगरी में ही आता है। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। कई चीजें तो इसके नाम से क्लियर हो गई होंगी, और बाकी अभी हम बताएंगे भी। और अगला आता है इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा इसमें आता है एफ के, जिसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, थोड़ा सा कलरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये सरफेस जो ये सरफेस रफ है, ठीक है, इसके रफनेस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमने इतना लिख दिया तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि जो सरफेस है, ठीक है, वो रफ सरफेस है।
ठीक है, अब अगर इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन हमारा फोर्स इतना सफिशियंट नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सके। अगर सरफेस स्मूथ होता तो थोड़ा सा फोर्स लगाते तब भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाता, लेकिन सरफेस जो है वो रफ है। तो रफ सरफेस के केस में हमने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स इतना सफिशियंट नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मूव करा सके। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमें एक पॉइंट ये समझना है या ये याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, मतलब जितना फोर्स लगाया गया उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब कि जैसे मान लो, अगर हम ये बोलें कि कोई कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ है, हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं किया। हमने 30 न्यूटन लगाया तब भी वो मूव नहीं किया। 40 न्यूटन हम लगा रहे हैं तब भी वो मूव नहीं कर रहा है। अब हमने 50 न्यूटन लगाया तब भी मूव नहीं किया। अब मान लो जैसे 1 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया एक्स्ट्रा, मतलब 51 हमने लगाया, ऑब्जेक्ट क्या कर गया, मूव कर गया। तो जो 50 न्यूटन फोर्स था वो उसके लिए कह सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स था। ठीक है, और जब उससे ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे, ठीक, तो वो मूव कर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो वो 10 लगाएगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप को बदल रहा है बार बार। अगर हम 10 लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी 10 हो जा रहा है, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर हम 20 लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी 20 हो जा रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमने पॉइंट क्या राइट किया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, या कह सकते हो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, लेकिन उसके एडजस्ट करने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर में एग्जांपल में हमने जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स का वैल्यू मेंशन किया वो कितना है, 50 है। मतलब अगर 50 न्यूटन से एक भी न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो 50 न्यूटन है ना, अगर हम एग्जैक्ट 50 न्यूटन लगाए तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन उससे ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सेट हो रहा है, बेसिकली उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मतलब वो लिमिट है मैक्सिमम, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएगा, मतलब तब वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आ रही, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिट तक पहुंच गया तो लिमिटिंग है, अगर मूव करने लगा तो क्या है, काइनेटिक है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट इसके बारे में बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता है, नॉर्मली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। दूसरा हमने इंफॉर्मेशन दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जितना अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना वो लगा लेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर हम इसको 20 न्यूटन करें तो ये भी 20 न्यूटन हो जाएगा। कब तक हो ये अपने आप को बैलेंस कर पाएगा, जब तक हम 50 न्यूटन से ज्यादा ना लगा दें। ये अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लिमिटिंग पे। लिमिटिंग का सीधा सा मतलब है, लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है म्यू एस एन। एन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, और ये जो लिमिटिंग होता है इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर म्यू एस का यूज हो रहा है। ठीक है, लिमिटिंग को कैलकुलेट करने में म्यू एस का यूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफके पे। अब एफके का मतलब क्या है कि मान लो अगर हमने फोर्स लगाया, अच्छा इसके बारे में अगर इसका हम फिगर बनाए तो इसका फिगर हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे पीछे तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले सिचुएशन में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले सिचुएशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जस्ट, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब बस मूव ही करने वाला है, जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, मतलब अगर लिमिटिंग से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा।
ठीक है, पहले वाले में रेस्ट पे है और दूसरे वाले में जस्ट अबाउट टू मूव है। अब तीसरे वाले में क्या कंडीशन होगा? तीसरे वाले में मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, या जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है और ये होता है म्यू के एन। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जो म्यू के का वैल्यू होता है वो म्यू एस से क्या होता है? लेस होता है। ठीक, अब ये तीन हमने बता दिए। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट बस मूव ही करने वाला होता है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। क्यों कम होता है? ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी हम न्यूमेरिकल लेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। अगला पेज लेते हैं, यहाँ पे अगला स्लाइड। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक ऐसे सरफेस दे रखा है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक दिया हुआ, मान लेते हैं कि इसका जो मास है ये 5 kg मास है इसका। अब यहाँ पे इस सरफेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट कर दे रहे हैं कि मान लो म्यू के का जो वैल्यू है ये 0.4 है, और जो म्यू एस का वैल्यू है ये 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो इस पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि मान लो अगर एफ का वैल्यू जो है ये 20 न्यूटन है। दूसरा क्वेश्चन हम मान लें कि जो एफ का वैल्यू है ये 40 न्यूटन है। तो दोनों ही सिचुएशन में या दोनों ही केस में, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये दे सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये दे सकता है कि हमें क्या बताना पड़ जाए? हमें ये बताना पड़ जाए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, मतलब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स एंड कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है और हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, पहला कितना दे रखा है? F इक्वल्स टू 20 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे हमेशा कि लिमिटिंग निकालेंगे। लिमिटिंग से हमें पता चलेगा कि कितना फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए चाहिए। ठीक है, तो लिमिटिंग जब निकालोगे तो हमने लिमिटिंग का फार्मूला बताया था कि लिमिटिंग होता है म्यू एस एन। ठीक, अब यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू कितना दे रखा है? तो म्यू एस का वैल्यू दे रखा है 0.5, तो इसको हम 0.5 राइट कर ले रहे हैं इनटू एन। जो होता है एन को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है यह एक रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर 5 kg है तो 5g नीचे की तरफ लग रहा होगा और उसी का रिएक्शन फोर्स जो होगा उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स इस सिचुएशन में mg के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं m इंटू जी। ठीक है, मतलब नॉर्मल फोर्स का जो फार्मूला आएगा वो mg आएगा। तो मास वैसे कितना दे रखा है? मास दिया होगा 5, और g का वैल्यू कितना राइट करेंगे? तो यहाँ पे g का वैल्यू हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, g का वैल्यू हम लोग राइट कर सकते हैं 10। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन आ गया। अब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा अप्लाइड फोर्स कितना दे रखा है? तो अप्लाइड फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन। ठीक है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है 25 न्यूटन, और हम अप्लाई कितना कर रहे हैं? 20 न्यूटन। इसका मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स सफिशियंट नहीं है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि अप्लाइड वाला फोर्स लिमिटिंग वाले फोर्स से कम पड़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट में है? क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हो लिमिटिंग से छोटा पड़ गया। तो जब लिमिटिंग से छोटा पड़ गया तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना भी तो पड़ेगा।
और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है, जस्ट हमने यही बताया है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं तो किसके बराबर होगा ये? तो सॉरी, यहाँ पे हमें म्यू नहीं लिखना चाहिए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला ही नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और अप्लाइड फोर्स कितना दे रखा है? तो अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा और ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये कितना हो जाएगा? ये 20 न्यूटन आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो ए वाला पार्ट है उसके लिए आंसर है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये आंसर है, लेकिन केवल ए क्वेश्चन का जो पहला वाला हमने लिया था। ठीक है, अब दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में फोर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है? वो दिया हुआ है F इक्वल्स टू 14 न्यूटन। ठीक, तो अगर F इक्वल्स टू 14 न्यूटन दिया है तो अब इसको भी समझते हैं। ये कौन सा फोर्स है? तो लिमिटिंग तो हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ भी लिमिटिंग निकालोगे तो लिमिटिंग तो सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर सरफेस पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग, तो यहाँ पर म्यू एन लिखोगे और म्यू जो है वो 0.5, सॉरी म्यू एस एन, तो ये 0.5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये अगेन आएगा 25 न्यूटन। और हम लगा कितना रहे हैं? लगा रहे हैं हम 40 न्यूटन। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वाला फोर्स है, ठीक है, क्योंकि यही तो अप्लाइड फोर्स है, तो जो अप्लाइड वाला फोर्स है वो ज्यादा पड़ गया इस बार। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। तो अगर लिमिटिंग से ज्यादा है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इस बार मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब इस बार ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक, तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना भी तो पड़ेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमने फार्मूला क्या बताया? काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमने फार्मूला बताया म्यू के एन। ठीक है, तो म्यू के बदल गया, म्यू के कितना हो गया? 0.4। इसीलिए हमने यहाँ पर म्यू के और म्यू एस दोनों का वैल्यू लिया था। और हमने पहले बताया भी था कि जो म्यू एस होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? म्यू के से। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, तो 0.4 हो गया। एन कितना होगा? 5G। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 आ जाएगा और ये फाइनली कितना आ गया? ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है? अब एक्सीलरेशन भी तो बताना था। तो एक्सीलरेशन के लिए हम काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, और आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लगाया जा रहा है? 40 न्यूटन लगाया जा रहा है। इसका मास कितना है? इसका मास है 5 kg। और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगा उसको अभी हमने निकाला, कितना आया? 20 न्यूटन। तो पीछे की तरफ लग रहा है इस पे 20 न्यूटन। ठीक, अब सोचो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन का मतलब एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना? 40 इधर 20 इधर, तो नेट फोर्स आया 20 और मास है 5, तो ये कितना आ जाएगा? कैंसिल होके आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं इसको अब हमें समझना है। जैसे मान लो, अगर यहाँ पे हमने एक सरफेस मान लिया कि यहाँ पर एक सरफेस है ऐसे, और इस पर इस सरफेस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, ये अभी तो ऐसे रुका रहेगा नहीं, चाहे इस पे फोर्स लगाए, मतलब यहाँ पे सरफेस कैसा भी हो, मान लो अगर फ्रिक्शन दिया भी है, ठीक है, तब भी ये रुका नहीं रहेगा। अब इस सरफेस के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम म्यू एस का वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 0.4, और म्यू के का वैल्यू ले लेते हैं 0.3। मतलब कहीं ना कहीं ये सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस रफ सरफेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, एफ फोर्स लगा दें, तो हो सकता है, चांस बनता है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोका जा सके। अच्छा सोचो, अगर ये फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, और एक चीज और है, अगर फ्रिक्शन ना हो तब भी हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को नहीं रोक सकते। अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को रोक सकेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप किस फोर्स की वजह से करेगा? ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है ये 5G फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, कितना फोर्स नीचे लगा रहा होगा? 5G फोर्स लगा रहा होगा।
या इसको हम कह सकते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। इसी फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एफ फोर्स लगाएंगे तो ये नॉर्मल फोर्स का काम करेगा जो एफ फोर्स है, और इस ऑब्जेक्ट को बचा लेगा नीचे से गिरने से। क्योंकि ये जो यहाँ पर ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ये नॉर्मल पाएगा। अगर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, अगर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, फ्रिक्शन तब नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और हम बढ़ाते हैं। इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक दिया हुआ है एफ का वैल्यू 100 न्यूटन, और दूसरे में दे रखा है एफ जो है वो 200 न्यूटन। और दोनों सिचुएशन में हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक्सीलरेशन भी बताना है और फ्रिक्शन फोर्स भी बताना है। एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, इतना हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन का मतलब कि ब्लॉक तो यही रहेगा। ठीक है, हम ब्लॉक को बना लेते हैं। मान लो हमने ब्लॉक को बना लिया कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और 5 kg ऑब्जेक्ट होने का मतलब कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 5g लगेगा, और अगर रफ है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि एफ जो दे रखा है ये 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है। अब ये 100 न्यूटन करेगा क्या? ठीक है, इसी 100 न्यूटन की वजह से यहाँ पे रिएक्शन वाला फोर्स आएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है वो कितना है? 100 न्यूटन हमें राइट कर लेना है, क्योंकि जितना फोर्स हम लगाएंगे यही नॉर्मल फोर्स का काम करेगा। नॉर्मल फोर्स का मतलब ही होता है कि जो कांटेक्ट सरफेस हो इसके नॉर्मल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम पहला काम ये करेंगे कि लिमिटिंग निकालते हैं। अब लिमिटिंग निकालने का तरीका क्या था? म्यू एस एन। तो म्यू एस कितना होगा? ठीक है, तो म्यू एस यहाँ पे दे रखा है 0.4, तो यहाँ पे म्यू एस 0.4 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू कितना? तो एन का वैल्यू कितना लेंगे? तो इस बार एन का वैल्यू हम 100 लेंगे। तो यहाँ पे 100 है तो ये कितना हो गया? 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब अगर हम अप्लाइड फोर्स की बात करें कि अप्लाइड वाला फोर्स कितना है, तो अप्लाइड वाला फोर्स 5g है, या इसको हम लिख सकते हैं 50 न्यूटन। अब इसको अप्लाइड फोर्स क्यों लिया जा रहा है? अप्लाइड फोर्स का सीधा सा मतलब होता है जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सके, जिस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर सके, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ सके। ठीक है, उसी को ना बोलेंगे। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हो कि जो अप्लाइड वाला फोर्स है, ठीक है, जो अप्लाइड वाला फोर्स है ये ग्रेटर है, ज्यादा है किससे? लिमिटिंग वाले से। तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ग्रेटर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब एफ के लगेगा। एफ के निकालने के लिए तरीका क्या होगा? म्यू के एन होगा। तो म्यू के कितना है? म्यू के है 0.3, और n कितना है? n दिया हुआ है 100। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 30 न्यूटन आ गया तो अब हम यहाँ पे एफ के तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्सीलरेशन के लिए देखो, इसमें हमें ये देखना है कि ब्लॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है, मान लो ब्लॉक ऐसे दिया हुआ है, तो अगर ब्लॉक ऐसे दे रखा है तो इस पर 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 30 न्यूटन। और हमें निकालना क्या है? तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता क्या है? नेट फोर्स अपॉन मास। तो जो नेट फोर्स है वो कितना होगा? 50, यही ना 50 मूव करा रहा है, तो 50 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 20। और ये कितने केजी का है? 5 kg का है, तो मास हो जाएगा 5। तो कहीं ना कहीं ये कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया किस तरह से हमने फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट किया यहाँ पे, और ये क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है उसको हम समझते हैं कि बी पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और वहां पे वैल्यू को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उसमें हम मान लेते हैं कि ब्लॉक यही है। ठीक है, ब्लॉक वही दिया भी है,
यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, और नीचे कितना लगेगा फोर्स, नीचे 5G लगेगा। और यहाँ पे जो F लगाया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, इस बार या सेकंड क्वेश्चन में, ये 200 न्यूटन है। तो अगर ये 200 न्यूटन होगा, ठीक, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा इस बार? तो इस बार नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 200 न्यूटन। तो ये हमारा इस बार का नॉर्मल फोर्स होगा। और अगर ये नॉर्मल फोर्स आ गया, तो यहाँ पे जब हम लिमिटिंग निकालेंगे, ठीक है, तो एफ लिमिटिंग बताओ कितना आएगा, म्यू एस एन। और म्यू एस कितना, ठीक है, म्यू एस यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है म्यू एस? तो म्यू एस यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0.4। और एन दिया हुआ है 200, तो इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा। और अप्लाइड फोर्स कितना है? तो अभी जस्ट हमने अप्लाइड फोर्स का मतलब बताया कि जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 5G होगा। 5G का मतलब अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स है इस बार ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया? लिमिटिंग फोर्स से। तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, तो इसका ये मतलब है कि इस बार ऑब्जेक्ट, सॉरी, लेस हो गया। ठीक है, हो जाता है फ्लो फ्लो में। तो यहाँ पर जो, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स से क्या हो गया? लेस हो गया। ठीक, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स 80 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, बताओ इस बार मूव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाला फोर्स ये तो 50 हो गया, और ऊपर वाला फोर्स लिमिटिंग कितना है? तो लिमिटिंग यहाँ पे 80 न्यूटन आ गया। मतलब अगर 80 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब इस बार ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? तो रेस्ट में होने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गया। और जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता, ये अप्लाइड के बराबर होता है। और जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? वो 50 न्यूटन है, वो 5G है। तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा 50 न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना कि अप्लाइड फोर्स हम 200 क्यों क्यों नहीं ले रहे हैं। अप्लाइड फोर्स का सीधा सा मतलब है जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में नीचे आने की टेंडेंसी हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अप्लाइड फोर्स बोल रहे हैं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें एक्सीलरेशन बताना था और हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना था दोनों केसेस में। तो एक में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक में ऑब्जेक्ट मोशन किया। तो एक में हमने काइनेटिक निकाला फ्रिक्शन और एक में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि अगर प्लेन इंक्लाइंड रहे तो क्या क्या सिचुएशन बनता है। तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स को समझेंगे इसमें। मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लेन है, ये इंक्लाइंड दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। इसको समझना है कि मान लो अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? पहली चीज तो इस पर ग्रेविटी लग रही होगी नीचे की तरफ, mg। ठीक है, और अगर यहाँ पे mg लग रहा है, तो अगर इसके हम कंपोनेंट बनाए तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो इसको थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। और हमें एक चीज पता होना चाहिए कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो ये mg कॉस हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये mg साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने सिचुएशन लिया है वो सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, मतलब इसके लिए म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है? इसके लिए म्यू का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर प्लेन इंक्लाइंड है, उस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो वो जिस फोर्स की वजह से नीचे स्लाइड होकर आता है वो फोर्स कितना होगा? mg साइन थीटा। ठीक है, अब अगर फोर्स mg साइन थीटा है और अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें तो f बाई एम होगा, और फोर्स कितना है? mg साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं m, तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा g साइन थीटा। तो ये चीज हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कोई भी इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस दिया है
उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, देन व्हाट एवर द मास, एक्सिलरेशन हमेशा जी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो हमें एक्सिलरेशन याद होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, एक्सिलरेशन कितना होगा। अगर कैसा प्लेन दिया हुआ है, इनक्लाइंड प्लेन दे रखा है, और इनक्लाइंड के साथ साथ स्मूथ प्लेन है, ठीक है, इनक्लाइंड स्मूथ प्लेन दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सिलरेशन कितना होगा ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स का ये मतलब कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, मान लेते हैं इसका मास m है, जो हमने पहले कंसीडर भी कर लिया है, तो ये ब्लॉक इस ट्रेंगुलर ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो एम जी कॉस थीटा अप्लाई कर रहा है, और इसी एम जी कॉस थीटा की वजह से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बनेगा इस तरह से, तो जो हम नॉर्मल फोर्स यहाँ पे राइट करेंगे ये एम जी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, और नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक ऐसे प्लेन दे रखा है, ऐसे एक प्लेन दिया हुआ है, अब यहाँ पर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं ना, कि इसी कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं। ठीक है, रफ सरफेस लेके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कि मान लो अगर सरफेस रफ है तो क्या होगा, फॉर रफ सरफेस। तो अगर सरफेस रफ है, ठीक है, रफ सरफेस अगर दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जब इसको हम बनाएंगे तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स, या कह सकते हो कि जो एक्सिलरेशन लगेगा, डायरेक्ट फोर्स राइट कर दे रहे हैं, फोर्स लगेगा इस पे एम जी साइन थीटा, और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, वो लगेगा एम जी कॉस थीटा, अगर ये एंगल कितना हो, थीटा हो तो। ठीक है, अब अगर इस बार सरफेस जो है वो रफ है, मतलब म्यू जो है जीरो नहीं दिया रखा है, ये रफ सरफेस है, तो इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी आएगी नीचे स्लाइड होने की, नीचे स्लिप होने की, तो ऐसे केस में पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तब भी तो ब्लॉक नीचे आएगा, चांस तो बन सकता है। तो मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है ये ए एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, हमने कहा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, और अगर सरफेस रफ है तो ऊपर की तरफ एक अपोज करने की टेंडेंसी आएगी, ठीक है, उस सरफेस की वजह से, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, और वो अपोज करेगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन मान लो फिर भी अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इसके लिए हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब क्या होता है, कि कितना फोर्स नीचे लग रहा है, कितना फोर्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लिखते हैं एम जी साइन थीटा, माइनस जो फोर्स रोक रहा होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद एक्चुअल मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए हमें फ्रिक्शन भी तो पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, म्यू एन, तो यहाँ पे म्यू लिखेंगे, और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर दोनों का हम यूज करें, ये पहला इक्वेशन मान लें और ये दूसरा इक्वेशन मान लें, तो दोनों का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे म्यू एन हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एक्सिलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सिलरेशन मतलब पहले एम ए राइट कर लेते हैं, और इसमें कॉमन क्या है, एम जी कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ से एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए इक्वल्स टू, ठीक है, जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो इसका मतलब अगर सरफेस रफ सरफेस हो गया तो एक्सिलरेशन इतना आएगा। ठीक है, अब रफ सरफेस में एक्सीलरेशन इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। स्मूथ था तो जी साइन थीटा एक्सीलरेशन था, लेकिन रफ हो गया तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऐसे ही एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है,
हम लेते हैं कि एक इंक्लाइंड ऐसे प्लेन दे रखा है और यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पे ऐसे एक पुली सिस्टम दिया हुआ है और इधर भी मान लेते हैं कि एक ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये पुली सिस्टम है। फिगर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पर भी एक ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और ये जो एंगल है, ठीक है, ये मान लेते हैं थीटा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सरफेस के लिए हम वैल्यू मान लेते हैं म्यू दे रखा है और इसका भी मास m है और इसका भी मास m है और ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि एक्सीलरेशन कितना होगा सिस्टम का। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है। तो हमें करना क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें फ्रिक्शन तो दिया नहीं है कितना है, तो मान लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इधर आएगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो अगर ये सिस्टम इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg, इस पे mg लगेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे की तरफ कितना लगेगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा हम लिखेंगे। अब उसके बाद अगर हम टेंशन को बनाए तो यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। टेंशन को हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ बनाते हैं, मतलब फोर्स को जब हम बना रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि बाय द सराउंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बनाया जाए, बाय द सराउंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग कितना फोर्स लगा रही है, तो इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, इसको भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं कि ये सरफेस जो है ये रफ है, तो इसमें फ्रिक्शन जो है ये नीचे की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऊपर जाने की है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये सरफेस भी रफ हुआ तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स है ही नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर फोर्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा, mg cos थीटा। तो जहां पे भी नॉर्मल होगा वहीं पे ना फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम दोनों का एफबीडी बना दें, तो मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, दोनों का अगर हम बीडी बनाते हैं तो ब्लॉक 1 का अगर एफबीडी बनाया जाए तो एफबीडी क्या आएगा इसका, ये ऊपर जा रहा है तो राइट करोगे टी माइनस एम जी साइन थीटा, इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और और कौन कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन भी इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इक्वल्स टू, फिर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एम ए हो गया। अब हम दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो दूसरा जो ब्लॉक है इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल है ही नहीं, फ्रिक्शन कहां से लगेगा। अब ये भी नीचे आ रहा है, तो नीचे ये आ रहा है तो mg पहले लिखोगे, t से रोक रहा है तो माइनस टी हो जाएगा, इक्वल्स टू, और उसके बाद में m इंटू ए हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करते ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे f भी तो है, तो f का वैल्यू क्या राइट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर f की अगर बारी आई तो f का मतलब होता है म्यू n। ठीक, मतलब यहाँ पर आएगा तो f इक्वल्स टू 2ma, लेकिन जब इसका वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे mg माइनस mg cos थीटा माइनस, और f का वैल्यू क्या होगा म्यू n, और n का वैल्यू अगेन, सॉरी यहाँ पे mg cos थीटा नहीं, mg sin थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर sin थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू 2ma आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें से हम सब में mg कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा mg 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू 2ma, और यहाँ से m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल कर आ जाएगा a इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा g/2। ठीक है, g/2, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आंसर निकालना काफी आसान है, अगर वैल्यू दिया होगा तो बहुत ही सुंदर सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक, मान लो अगर थीटा दे रखा होता तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग इस तरह से मतलब निकालते हैं, या फ्रिक्शन फोर्स वाले क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग लेंगे, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाते हैं। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन का ही है ये। जैसे मान लो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर
अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक बिल्डिंग दे रखी है, एक ऐसे बिल्डिंग दी हुई है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन है और इसके हाथ में एक बॉल है, और बिल्डिंग की हाइट h है, और ये इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब u कितना है, u0। तो अगर u जीरो है, ये ड्रॉप कर रहा है इस बॉल को, तो ऐसे केस में हम लोग दो चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। एक, ये बॉल कितने देर में नीचे आएगी, ये बॉल कितने देर में नीचे आएगी, कितना टाइम लगाएगी नीचे आने में। दूसरा कैलकुलेशन आता है कि बॉल जब नीचे आएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पर ये वेलोसिटी को गेन कर लेगा, ठीक है, उसके पास एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक, तो उसी वेलोसिटी का कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इस s को हम क्या लिखेंगे, h, तो h इक्वल्स टू यह देगा हाफ ए टी स्क्वायर। एच इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से बताओ टी कितना आएगा, तो यहां से टी आ जाएगा, टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी। मतलब अगर हमें टाइम निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू हम रख के, केवल h का वैल्यू रखना है, और g का वैल्यू हमें पता ही है, रख के बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें पूछा जाता है, दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि नीचे आने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज कर देते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब इसको यूज करोगे ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा टू जी एच। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। तो हमें इन दोनों को याद रखना होगा। अभी इसका कहाँ पे यूज होगा हम ये बताते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर इस मार्कर को, इस पेन को हम h हाइट से ड्रॉप कर दें तो ये ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लेगा, टू एच बाई जी। h है ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, g है कि उस पर कितनी ग्रेविटी या कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अगर पूछा जाए जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी टू जी एच, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंक्लाइंड प्लेन कॉन्सेप्ट पे। मान लो अगर इफ जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं कि अगर प्लेन इंक्लाइंड है, ठीक है, प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है और स्मूथ है, इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे एक इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कह सकते हो कि यहाँ पे म्यू जो है वो जीरो है, और म्यू जीरो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के लिए यू भी जीरो है। तो म्यू जीरो होने का मतलब सरफेस स्मूथ है, यू जीरो होने का मतलब इसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो अगर इसको ड्रॉप किया जा रहा है, मान लेते हैं इसका मास m दे रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमसे पूछा जाए कि कितना टाइम लेगा ये बॉटम तक आने में, तो इसके लिए इसका डिस्टेंस भी दिया रहेगा। मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है या इसका जो लेंथ है प्लेन का, ठीक है, वो l है। तो यहां तक, ठीक है, बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा, उस टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो टाइम के लिए देखो क्या करना है, फॉर टाइम, टाइम के लिए अभी पीछे हमने टाइम निकाला यहाँ पे, तो कितना आया था, टू एच बाई जी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टू एच, तो टू एल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एच कवर कर रहा था, यहाँ पे एल कवर कर रहा है, तो टू एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना था, जी। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना था, एक्सीलरेशन यहाँ पे जी था, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, अगर स्मूथ सरफेस है तो यही तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है जी साइन थीटा। तो अगर जी साइन थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। बस टाइम आ गया, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर हमसे वेलोसिटी भी पूछ ली जाए कि वेलोसिटी कितनी आएगी जब ये ग्राउंड पे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई थी, टू जी एच आई थी। तो यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, टू, और जी के जगह पर जी साइन थीटा लिखोगे, इनटू, और कितना ये कवर कर रहा है, तो एल कवर कर रहा है, तो यहाँ पे एल आ गया। थोड़ा सा और इसको हम राइट करें सही से, तो ये हो जाएगा टू जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया कि टाइम कितना आएगा और वेलोसिटी कितनी आएगी इस तरह के केस में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, कि अगर अगला, यहाँ पे सरफेस स्मूथ था,
अब सरफेस रफ हो मतलब वहां पे फ्रिक्शन काम करे। अच्छा फ्रिक्शन काम करेगा, एक चीज बहुत आसानी से क्लियर हो रही होगी कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर फ्रिक्शन काम करेगा तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम पहले प्लेन को यहाँ पे बनाते हैं। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसका भी जो एंगल है, सॉरी यहाँ पे हमने एंगल मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर एंगल हमने थीटा ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में भी हम मान लेते हैं कि एंगल थीटा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और इसके लिए भी म्यू जो है वो जीरो है और जो यू जो है वो भी जीरो है। म्यू जीरो नहीं है। म्यू जीरो नहीं होने का मतलब कि सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। और यू जीरो होने का मतलब कि सर्फ इसको ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, बस थ्रो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है ये ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा। तो मान लेते हैं अगर इसका भी लेंथ एल ही हो और हमें टाइम का कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन पता है कि अगर रफ सरफेस है तो एक्सीलरेशन कितना आता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बस अगर हमें इतना याद है तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, पहला फॉर टाइम। ठीक है, तो टाइम जब निकालोगे तो टाइम यहाँ पे कितना आएगा, 2h/g आया था, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2l। और एक्सीलरेशन कितना, इस पर एक्सीलरेशन बदल चुका है, तो एक्सीलरेशन बदल चुका है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमें दूसरा क्वेश्चन ये निकालना है कि जब ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक रफ सरफेस से, ठीक है, यहाँ पर रफ सरफेस से होता हुआ आएगा बॉटम तक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा। तो वेलोसिटी के लिए, फॉर वेलोसिटी हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2gh। ठीक है, तो g नहीं लिखेंगे, g का मतलब एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू h का मतलब l। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और g चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो 2gl और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अच्छा इसमें एक चीज देख सकते हो इस फार्मूले में कि अगर अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दे तो म्यू बस जीरो करना है, ये जीरो होते ही सेम आंसर हमें मिल जाएगा, 2gl साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ब्लॉक जब नीचे आएगा तो कितना टाइम लेगा और नीचे आने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ओवर प्रॉब्लम, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं वो है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें मतलब ब्लॉक पे ब्लॉक कर दो, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे वैसे ब्लॉक पे ब्लॉक करने से प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन आता है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, इसमें मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, और ये 10 kg का है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक दिया हुआ है और ये 5 kg का है। ठीक है, मतलब ब्लॉक ओवर प्रॉब्लम। तो इसमें एक 10 kg का है, दूसरा 5 kg का है, और इसमें थोड़ा सा और कुछ डेटा ऐड करते हैं। तो मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मान लेते हैं इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और इसके फ्रिक्शन की जो डिग्री है वो है 0.5। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे म्यू कितना है, 0। ठीक, तो ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस रफ है। ठीक है, और रफनेस पता चल रही होगी। अब अगर हम ऊपर वाले पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना क्या है, देखो ध्यान से। ऊपर वाला ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, तो अगर हम ऊपर वाले पे फोर्स लगाते हैं तो होगा क्या, नीचे वाला ब्लॉक जो है, ठीक है, वो भी मूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम एक लिमिट में फोर्स लगाते हैं, एक लिमिटेड फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो नीचे वाला ब्लॉक है वो भी साथ में मूव करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो 5 kg वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा और 10 kg वाला ब्लॉक अपनी जगह पे पड़ा रह जाएगा।
ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे पूछा गया जाता है, यहाँ पे यही पूछा जाता है कि हम कितना फोर्स लगाएं, वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा जिसके लिए दोनों ब्लॉक मूव करें। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि टारगेट फोर्स, यहाँ पे टारगेट मास कौन सा है। टारगेट मास का मतलब हमें समझना है, टारगेट मास, ठीक है, टारगेट मास का मतलब ये होता है कि जिस पर केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, या कह सकते हो जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है उसको छोड़कर दूसरा वाला जो है। ठीक है, तो टारगेट मास कितना है, तो टारगेट मास हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 kg। ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप समझना है, फिर अभी हम इसी को दूसरे मेथड से भी बताएंगे। ठीक है, एफबीडी वाले मेथड से। तो टारगेट मास क्लियर हो गया। टारगेट मास हमने कैसे सिलेक्ट किया कि जिसपे केवल और केवल ओनली फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वही टारगेट मास है। ठीक है, ओनली टारगेट, ओनली फ्रिक्शन फोर्स काम करना चाहिए। ठीक, अब कैसे फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि सोचो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन का अपोज नीचे वाला ब्लॉक करेगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जब ये अपोज करेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, और जब पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इसी का रिएक्शन फोर्स इस पे लगेगा एफ। ये जो एफ है, ठीक है, ये एक तरह से रिएक्शन फोर्स है, ये 10 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 5 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये बता दिया। अब दूसरा क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको हमने क्यों बताया, हमने इसलिए बताया कि टारगेट मास को सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। अब केवल फ्रिक्शन फोर्स किस पे काम कर रहा है, 10 kg पे तो काम कर रहा है। अगर 5 kg की बात करें तो इस पे दो दो फोर्स काम कर रहा है, एक एफ काम कर रहा है और दूसरा ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो टारगेट मास हमने निकाल दिया। दूसरा काम ये करना है कि हमें लिमिटिंग फोर्स निकालना है, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग के लिए तरीका होता है कि यहाँ पर हम म्यू इंटू एन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू कितना दे रखा है, म्यू दिया हुआ 0.5। अब बात करते हैं एन की। तो जब नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लिखोगे तो एक कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये होगा, ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स का फार्मूला तो mg होगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन होता तो mg cos थीटा लेते, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो mg लेंगे। लेकिन m कितना ले, 5 या 10। ठीक है, तो यहाँ पे n जो m है वो केवल 5 लेंगे। उसका रीजन है कि हमें इसका फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो इस पर जो लोड आ रहा होगा इस सरफेस पे वो केवल 5 का लोड आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 10। तो कितना आ गया ये 25। ठीक, अब अगला स्टेप, तीसरा स्टेप देखना है। तीसरे स्टेप में मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पर, ठीक है, कि इसके लिए फार्मूला में याद रखना है लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास। ठीक है, टारगेट मास। तो लिमिटिंग कितना आया 25 और टारगेट मास कितना आया 10। तो ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ चुका है। तो अगर ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ चुका है तो यहाँ पे जो फोर्थ होगा, ठीक है, इसमें हम एफ मैक्स निकालेंगे। और एफ मैक्स का मतलब, एफ मैक्स का मतलब कि अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हमें कराना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम टोटल मास यूज करेंगे, टोटल मास इनटू, ठीक है, इनटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 15 इंटू, और ये हो जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 37.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स आ गया, ये वो मैक्सिमम फोर्स आ गया कि अगर हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दें 5 kg वाले ब्लॉक पे तो 5 kg वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा। ठीक है, 10 kg वाले से, मतलब दोनों साथ में मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, अगर 37.5 से वो फोर्स कम है तो उस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड होता है, इसका दूसरा मेथड हमें समझना है कि मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो हमें कंडीशन ये बताया जा रहा है कि दोनों, हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिस मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। ठीक है, तो अब देखो जो सेकंड यहाँ पर मेथड हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल एफबीडी का यूज करके बताएंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, ये 5 kg वाला हो गया और ये जो है ये 10 kg वाला ब्लॉक हो गया। तो 5 kg वाले का भी एक्सीलरेशन ए मान लेना है और 10 kg वाले का भी एक्सीलरेशन ए मान लेना है। अब जो 5 kg वाला ब्लॉक है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स है ये एफ मैक्स है, ये इस पे लग रहा है, और पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और जो 10 kg वाला ब्लॉक है उस पर केवल फ्रिक्शन लग रहा है। अब हम इस फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं
फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम म्यू एन से निकालेंगे और वो कितना आया है 25 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था ना 25, वैसे 25 आएगा। अब दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर 10 kg का एफबीडी बना लें। तो अगर हम 10 kg का एफबीडी बनाते हैं तो इसका जो एफबीडी बनेगा, ठीक है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इस पर तो फोर्स केवल एफ लग रहा है और ये 10 kg का मास ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब इस एफ का वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 10 ए। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन आया वो आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब तीसरा जो 5 kg है, ठीक है, उसका भी एफबीडी बना लो। तो उसका जब एफबीडी बनाओगे तो एफ मैक्स यहाँ पे लग रहा है, एफ मैक्स, और पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन, फिर भी ब्लॉक मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो 5 ए हो गया। अब एफ मैक्स कितना आएगा, एफ मैक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5 ए प्लस एफ। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 5 इंटू ए कितना 2.5, और यहाँ पे प्लस ये कितना आया है, ये आया हुआ है 25, और यहाँ पे अब अगर इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 37.5 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से भी सेम आंसर आया, मतलब अगर हम 37.5 न्यूटन से कम का फोर्स लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा, उसके बाद दोनों इंडिविजुअली मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अच्छा, मन में ये आ रहा होगा कि अगर नीचे वाले पर भी फ्रिक्शन हुआ तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस को भी हम लोग समझते हैं। तो क्या करते हैं, अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग सोच पा रहे हैं कि अगर दोनों पे फ्रिक्शन हो जाए, नीचे भी फ्रिक्शन हो, मतलब नीचे भी सरफेस रफ हो ऊपर भी सरफेस रफ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मान लो अगर ये ब्लॉक ऐसे दे रखा है, यहाँ पे ये सरफेस दिया हुआ है और इस सरफेस पे हम मान लेते हैं एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक 10 kg का है, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक 5 kg का है। ठीक है, और यहाँ पे इसका इस सरफेस का जो फ्रिक्शन दिया है ये दे रखा है 0.1, और जो ऊपर वाला सरफेस है इसका फ्रिक्शन मान लेते हैं दिया हुआ 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है, मान लो एफ फोर्स हमने लगा दिया। अब ऐसे केस में, ठीक है, एफ फोर्स अगर हमने लगा दिया तो हमें मैक्सिमम फोर्स बताना है जिस फोर्स के लिए ये ब्लॉक, ठीक है, अलग अलग ना हो। मतलब वो एक तरह से कह सकते हो कि वो मैक्सिमम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको निकालने का तरीका क्या है, अब वो टारगेट मास वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं लगाना है, जो हमने एफबीडी वाला कॉन्सेप्ट सीखा, एफबीडी हमेशा वैलिड है, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे पहले हमें ये निकालना है कि सोचो इस पर यहाँ पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। मान लो यहाँ पे N1 लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लग रहा होगा, यहाँ पे N2 लग रहा होगा। अब अगर हम N1 और N2 का वैल्यू लिखें तो N1 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो 5 kg का रिएक्शन फोर्स है। N1 का मतलब कि 5 kg का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये 5G होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 50 न्यूटन। और अगर हम N2 निकालते हैं तो N2 कितना आएगा, N2 आ जाएगा इन दोनों का रिएक्शन फोर्स, ठीक है, 5 का भी और 10 का भी, तो ये फाइनली 15G आ जाएगा mg, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये निकालते हैं कि यहाँ पे इस वाले सरफेस पे कितना लिमिटिंग फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, कैसे काम कर रहा होगा ये भी देखेंगे, चलो पहले डायरेक्शन ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन को यहाँ पे उसके लिए हम रेड कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से दिखाई देगा। तो मान लो जब इस पर फोर्स आगे की तरफ लगाओगे तो यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन लगेगा F1 पीछे की तरफ। ठीक है, अब जब F1 पीछे की तरफ लगेगा तो ये इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ F1, ये इसका रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, और जब ये F1 आगे की तरफ लगेगा तो यहाँ पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे ही लगेगा और ये कितना होगा, F2 होगा। ठीक है, आई होप डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम F1 और F2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे F1 और F2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक, तो देखो F1 कितना आएगा, तो F1 के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे म्यू म्यू N1। ठीक है, अब F1 के लिए म्यू कितना है, तो म्यू दिया हुआ 0 दे रखा है 0.5। ठीक है, ये दिया है 0.5, और जो N1 है वो कितना है,
N1 है 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 न्यूटन। और अगर हम F2 निकालते हैं तो F2 के लिए कितना आएगा, म्यू N2। म्यू कितना दिया देखो इस F2 के लिए, ये दे रखा है 0.1 इंटू, और N2 कितना दे रखा है, N2 हमने भी निकाला 150, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। अब क्या करते हैं, अब हमसे यही ना कहा जा रहा है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलने चाहिए, तो हम मान लेते हैं दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। तो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलाओगे, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, और जो 10 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन हम a मान लेते हैं। दोनों का एक्सेलरेशन हमने मान लिया। अब इस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो अगर फोर्स की हम बात करें तो 5 kg वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, ये हमारा F मैक्स है, ठीक है। और इस पर पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, F1, तो इस पर F1 बना देते हैं, इस पे F1 लग रहा है। और 10 kg वाले पे इधर लग रहा था F1, और पीछे कितना लग रहा था, F2 लग रहा था, इसको हम यहाँ बना देते हैं। जितने फोर्स लग रहे थे हमने सारे फोर्सेस को बना दिया। अब अगर हम यहाँ पे 10 kg का FBD बनाते हैं, तो FBD कितना आएगा, FBD आएगा F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 10A। शायद ये सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। F1 इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, F2 पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 10A आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ F1 कितना दे रखा है, F1 अभी हमने कैलकुलेट किया 25 आया, F2 कितना आया 15 आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10A। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10A, और यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आते ही अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे का भी एफबीडी बना देते हैं, जो 5 kg वाली बॉडी है। तो 5 kg वाली बॉडी का अगर एफबीडी बनाओगे, तो एफ मैक्स इसको आगे लेकर आ रहा है, और पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है इसको F1, फिर भी ब्लॉक आगे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ये हो जाएगा 5A, और यहाँ से F मैक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5A प्लस F1। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 और इंटू 1 हो जाएगा, और ये जो F आया हुआ है, ठीक है, F1 सॉरी, ये 25 आ रखा है, तो ये हो जाएगा, अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये एफ मैक्स का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर 30 न्यूटन तक फोर्स लगाते हो तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, अगर 30 न्यूटन से कम का फोर्स लगाते हो, ठीक है, तभी ब्लॉक एक साथ चलेंगे। इससे ज्यादा का फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक अलग चला जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक अलग पड़ा रहेगा, इंडिविजुअल मोशन होगा। फिर अगेन दोनों का एफबीडी बनाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोल में लाएंगे, उसके बाद हम फाइनल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनसे फ्रिक्शन के क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान बनाया जा सकता है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम एससीबी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।